Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is about the skeletal muscles. ठीक है बेटा, हमने स्केलेटल मसल्स जो है वो लास्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस भी किया था। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट की थी वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिशेस के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और हमने कहा था बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर स्केलेटल मसल या फिर एज अ होल जो मैमल्स हैं या फिर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरह से होती है उसको हमने लाइटली सा डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो डिटेल डिस्कस करनी है स्केलेटल मसल्स की, और फिर हम इसके स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद जो है वो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल्स का पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट आर स्केलेटल मसल्स? द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू स्केलेटन एंड आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स। कि बेसिकली ये स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, मूवमेंट ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। मतलब हमारी जो बोन्स मूव कर रही हैं वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही मूव करती हैं। इसके अलावा ये स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, मतलब इनके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जिन्हें हम ए और आई बैंड भी कहते हैं। ठीक है, उनकी डिटेल भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी वजह से हम इन्हें स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। हर एंड पर जो है वो ईच एंड ऑफ द मसल इज़ अटैच टू द बोन बाय अ बंडल ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर नोन एज टेंडन। मतलब ये जो मसल हैं ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं बाय नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स दैट आर कॉल्ड टेंडन्स। तो टेंडन्स आप कह सकते हैं एक टफ फाइबरस बैंड्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम इसकी जो है वो डिटेल डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स। मतलब स्केलेटल मसल फाइबर्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करनी है स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की ऑर्गेनाइजेशन मतलब तरतीब क्या है, सीक्वेंस क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल। हर मसल के अंदर मसल बंडल पाया जाता है। मतलब ये टिश्यूज़ का एक गुच्छा होता है, दिस इज़ कॉल्ड मसल बंडल विच आर फर्दर कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल बंडल किस पर मुश्तमिल होता है? मसल फाइबर्स पर। और ये बेसिकली सेल्स होते हैं। इट मीन्स कि ये टिश्यूज़ होंगे और ये क्या होंगे? सेल्स। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज़ नॉन एज सार्कोलीमा। ठीक है, ओबियसली मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोलीमा। सार्कोप्लाज्म। अब उस सार्कोलीमा के अंदर या आप कह सकते हैं उस मसल फाइबर के अंदर, सपोज़ अगर हम ये कह दें कि ये मसल फाइबर है तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होगा उसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देंगे, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलीमा कहा है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, दैट इज़ कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल। के मतलब जो कॉमन हमारे सेल्स होती हैं उसी तरह से इसका साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें इसके अंदर भी पाई जाती हैं। वो ये है कि इसके अंदर एक जो है वो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मायोग्लोबिन, जो कि रेड पिगमेंट जो है वो रेड पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन है और ऑक्सीजन को स्टोर करती है। इसी वजह से हमारे मसल्स को हाईली जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद हमने कहा कि मसल बंडल था, मसल बंडल मसल फाइबर पर मुश्तमिल है। और फिर जब हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं, व्हेन व्यूड इन हाई मैग्नीफिकेशन ईच मसल फाइबर इज़ सीन टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। मतलब मायोफिब्रिल को आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनेली है जो कि मसल फाइबर के अंदर मौजूद है। मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमेयर। तो मायोफिब्रिल का जो यूनिट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। और बेसिकली हर सार्कोमेयर के अंदर लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं जो बहुत एविडेंट होते हैं, मतलब हमें वाज़िह दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, जब हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी तरतीब को अगर हम जो है वो डायग्रामेटिकली देखें तो हमें ज़्यादा जो है वो समझ आएगी। सबसे पहले आपको बोन दिखाई गई है। ठीक है, बोन जो कि टेंडन्स के थ्रू मसल बंडल्स के साथ अटैच है। ठीक है, तो इट मीन्स टेंडन्स जो है वो एक एक फाइबरस स्ट्रक्चर है जो कि बोन को मसल्स के साथ अटैच करवा रहे हैं। उसके बाद मसल बंडल, आपको एक जो है वो बंडल नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो है वो आपको छोटे छोटे बंडल नज़र आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। ठीक है, फिर मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने सार्कोलीमा का नाम दिया। मसल फाइबर के अंदर जो स्मॉलर स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल के अंदर जो स्मॉलर स्ट्रक्चर है दैट आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट के अंदर एक कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर।
ठीक है। और सार्कोमेयर के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं जो बेसिकली थिक एंड थिन फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरतीब है स्केलेटल मसल्स की कि किस तरह से जो है वो इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले मसल बंडल था, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल जो है वो मायोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल है जिसके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं जो बेसिकली थिक एंड थिन फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम जो है वो इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ईच डार्क बैंड, अभी मैंने आपको बताया कि लाइट एंड डार्क बैंड है, तो हर डार्क बैंड जो है उसको हम ए बैंड कहते हैं बिकॉज इट इज़ एनाइसोट्रॉपिक। ईच डार्क बैंड इज़ कॉल्ड ए बैंड बिकॉज इट इज़ एनाइसोट्रॉपिक, मतलब इसमें से जो है वो लाइट नहीं गुजर सकती, इसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती। उसके अलावा लाइट बैंड को हम बोलते हैं, लाइट बैंड इज़ कॉल्ड आई बैंड, इट इज़ आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब इसके अंदर से लाइट इजीली पास आउट हो सकती है, इसीलिए हमें जो है ये लाइटर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू ए बैंड, जिसको हमने डार्क बैंड का नाम दिया। तो आपने याद रखना है, ए बैंड को हम डार्क बैंड कहते हैं और आई बैंड को लाइटर बैंड कह रहे हैं। ईच ए बैंड हैज़ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन। ठीक है, हर डार्क बैंड के दरमियान में एक लाइटर स्ट्रिप सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एच जोन, जिसका मतलब है एच जो स्टैंड जो करता है हील मीन ब्राइट, मतलब एच स्टैंड फॉर हील, दैट मीन ब्राइट, मतलब एक डार्कर सेक्शन के दरमियान में एक ब्राइटर रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड एच जोन। एच जोन इज़ बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड एम लाइन। ठीक है, एच जोन जो है वो उसको मज़ीद बाइसेक्ट करता है एक डार्क लाइन, दैट इज़ कॉल्ड एम लाइन। द आई बैंड हैव मिड लाइन कॉल्ड जी लाइन। ठीक है, आई बैंड के दरमियान में एक मिड लाइन होती है, दैट इज़ कॉल्ड जी लाइन। जी फॉर ज्विशन, ज्विशन से लफ्ज़ निकला है और उसका मतलब होता है इन बिटवीन, क्योंकि ये आई बैंड के दरमियान में पाया जा रहा है, इसीलिए जी लाइन इसको कहा जा रहा है। ठीक हो गया बेटा। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है लाइट एंड डार्क बैंड का। ये आपको नज़र आ रहा है आई बैंड, और इधर भी आपको आई बैंड नज़र आ रहा है, और सेंटर में आपको ए बैंड नज़र आ रहा है। उसको मैंने फिल कर दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ए बैंड जो है वो डार्कर बैंड है और आई बैंड को मैंने फिल नहीं किया, इट मीन्स कि वो लाइटर बैंड है। ठीक है, मतलब उससे लाइट गुजर सकती है, जबकि ए बैंड से लाइट नहीं पास आउट होती, इसीलिए वो हमें डार्कर नज़र आता है जब हम उसके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। फिर हमने कहा कि ए बैंड के अंदर एक जो है वो कॉमन जोन होता है, मतलब एक ब्राइटर जोन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एच जोन, जिसको मैंने फिल नहीं किया हुआ। सेंटर में आपको वाइटर पोर्शन नज़र आ रहा होगा ए बैंड के दरमियान में, वो जो आपको जोन नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एच जोन, जो कि ब्राइटर रीजन है ए बैंड के सेंटर में। और फिर उस एच जोन को मज़ीद एक छोटी सी लाइन बाइसेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एम लाइन, जो कि डार्कर लाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको आई बैंड के दरमियान में दोनों तरफ जो है वो एक लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड जी लाइन, इन बिटवीन जो है वो इनके दरमियान में प्रेजेंट होती है। तो ये जो है हमारा ए और आई बैंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ए और आई बैंड को हमने कहा कि ये हमारे लाइटर और डार्क बैंड है। ठीक है, अब हम इनके अंदर की चीज़ देखते हैं। ये तो हमें आउटर नज़र आता है इस तरह से कि ये ए बैंड है और आई बैंड है। अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करें तो हमें ए बैंड के अंदर क्या नज़र आ रहा है और आई बैंड के अंदर क्या नज़र आ रहा है, अब हमने उसको देखना है। जब हम ए बैंड और आई बैंड की डिटेल देखते हैं, जो कि सार्कोमेयर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, जी लाइन, वन जी लाइन से अनदर जी लाइन, मतलब टू जी लाइन के दरमियान का जो फासला होता है, टू सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान का जो रीजन है, उसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है मसल फाइबर का। ठीक है, तो आप सार्कोमेयर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, सार्कोमेयर इज़ द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस। ठीक है, कि ये दो सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान का जो फासला है उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये सार्कोमेयर है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास सार्कोमेयर के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब ए और आई बैंड के अंदर जो हमें फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं, उसको हमने देखना है। एक तरफ हमें थिक फिलामेंट भी नज़र आ रहा है और एक तरफ हमें थिन फिलामेंट भी नज़र आ रहा है, और कुछ रीज़न ऐसा है जिसमें दोनों तरह के फिलामेंट्स मौजूद हैं। ये जो ब्लू कलर के फिलामेंट्स आपको बनाए नज़र आ रहे हैं वो थिक नज़र आ रहे हैं आपको, मतलब उसकी आपको जो डायामीटर है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसको हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। और जो रेड कलर के बने नज़र आ रहे हैं दैट आर कॉल्ड थिन फिलामेंट्स, जो कि पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको नज़र आ रहा है कि ये आई बैंड है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको आई बैंड नज़र आ रहा है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का रीजन है इसको हम ए बैंड कह रहे हैं। तो आई बैंड में आप कह सकते हैं कि आई बैंड कंटेन ओनली थिन फिलामेंट्स। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ
थिन फिलामेंट पाया जाता है, इसीलिए लाइट ईजिली उससे पास आउट हो जाती है और वो हमें लाइटर नज़र आता है। जबकि ए बैंड को देखें तो ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है, इसीलिए जब लाइट गुजरती है तो लाइट उससे ईजिली पास आउट नहीं हो पाती और हमें वो जोन डार्कर नज़र आता है। लेकिन वो जोन जिसे हमने एच जोन कहा है उससे लाइट क्यों पास हो जाती है, मतलब वो जोन हमें लाइटर क्यों नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर थिन फिलामेंट जो है वो एक्सटेंड नहीं किए होते। देखिए वहाँ पर थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, मतलब वहाँ पर डिस्टेंस आ गया। क्लियर हो गया बेटा? तो हम इसको दोबारा से मैं बता रही हूँ। तो मैंने बोला कि हमारे पास ये जो आई और ए बैंड है, इसके आई बैंड का जो रीजन है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, इसी लाइट इजीली उससे क्रॉस कर जाती है और वो रीजन हमें लाइटर नज़र आता है। जबकि जो ए बैंड है इससे लाइट नहीं पास हो पाती, क्योंकि इसके अंदर थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है, जिसकी वजह से लाइट पास नहीं हो पाती, ना ही इधर से ना ही इधर से, जिसकी वजह से ये रीजन हमें डार्कर नज़र आते हैं। लेकिन जो सेंटर का छोटा सा रीजन है जिसे हमने एच जोन बोला था, वो हमें लाइटर इसलिए नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, वहाँ पर थिन फिलामेंट की स्ट्रिप एक्सटेंड नहीं कर रही, इसीलिए कुछ ना कुछ हद तक जो है वो लाइट वहाँ से गुजर जाती है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास जो है वो लाइटर और डार्क बैंड जिसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। अब बेसिकली हमने देखना है कि थिक और थिन फिलामेंट्स किस तरह के होते हैं, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। तो नीचे आपको इनकी डिटेल बताई गई है थिक और थिन फिलामेंट्स की। देखिए थिक फिलामेंट्स जो हैं वो उनके अंदर मायोसिन टेल होती है। आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर दो तरह की प्रोटीन मेजर होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। दोनों कंट्रेक्टाइल प्रोटीन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो थिक फिलामेंट होता है इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि जो है वो टेल की सूरत में आपको नज़र आ रही है और जो इसका टर्मिनेटिंग रीजन है उसके ऊपर आपको हेड नज़र आ रहे हैं, दैट आर कॉल्ड ग्लोबुलर हेड। ठीक है, और बेसिकली ये जो थिक फिलामेंट होता है इसका डायमीटर 16 नैनोमीटर तक हो सकता है, जो कि मायोसिन पर मुश्तमिल होता है और हर मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो ग्लोबुलर हेड के ऊपर टर्मिनेट कर रहा होता है और इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में कॉइल की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ग्लोबुलर हेड हैं बेसिकली इन्हें हम क्रॉस ब्रिजेस भी बोलते हैं। क्रॉस ब्रिजेस क्या हैं इसको हम देखेंगे, फ़िलहाल सिर्फ आपने याद रखना है कि ग्लोबुलर हेड को हम क्रॉस ब्रिजेस कह सकते हैं। उसके बाद थिन फिलामेंट्स की बात कर लें तो थिन फिलामेंट्स बेसिकली एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमने थिक फिलामेंट को कहा कि इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन है, तो इसी तरह से थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन प्रोटीन होती हैं। इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन की 2 चेन्स होती हैं जो कि आपस में कॉइल की होती हैं, ट्विस्ट की होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक्टिन की ब्लू चेन नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद रेड चेन आपको नज़र आ रही है जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो है वो वाइंड की होती है, उसी के ऊपर ट्विस्ट की होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया? ट्रोपोमायोसिन के बाद आपको एक थर्ड प्रोटीन नज़र आ रही है जो कि ट्रोपोनिन है और ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने 3 डॉट्स बनाए कि ये 3 पॉलीपेप्टाइड मतलब 3 चेन पर मुश्तमिल होती है ये प्रोटीन। और इसकी जो 3 चेन है वो एक तो एक्टिन के साथ बाइंड कर जाती है, सेकंड जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर जाती है और जो थर्ड आपको नज़र आएगी वो बेसिकली कैल्शियम से बाइंड करती है। कैल्शियम अभी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो बस सिर्फ अभी आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि ट्रोपोनिन के 3 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। एक एक्टिन से बाइंड करती है ये चेन, दूसरी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड कर लेती है और जो थर्ड है वो कैल्शियम से बाइंड करती है। अब कैल्शियम कहाँ से आएगा उसको हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आपने बस ये बात याद रख लेनी है। उसके बाद एक्टिन का जो फिलामेंट है उसके अंदर आपको कुछ बाइंडिंग साइट्स नज़र आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। मतलब ये वो साइट्स हैं जहाँ पर ये मायोसिन आकर बाइंड करेगी, मायोसिन का जो फिलामेंट है वो आकर बाइंड करेगा। क्लियर हो गया? अब ये बेसिकली यही थिक और थिन फिलामेंट है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। मतलब ये जो रेड कलर के फिलामेंट्स हैं जिन्हें हमने थिन फिलामेंट्स कहा था वो ये वाले होते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और उसी तरह से ये जो थिक फिलामेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं सेंटर के अंदर, जिसे हमने ब्लू कलर से ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये ही बेसिकली इसकी जो है वो आप कह सकते हैं सिमिट्री होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल जो है वो थ्योरी की शक्ल में देख लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। मायोफिलामेंट को हम मसल फिलामेंट, मायो लफ्ज़ निकला है मसल से, तो बेसिकली इसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट्स हैं। द सेंट्रल थिक फिलामेंट, आपको नज़र आ रहा था कि बेसिकली जो सेंटर में फिलामेंट पाया जा रहा है वो थिक फिलामेंट है। ठीक है, पीछे आपको नज़र आ रहा है
ये देखें पीछे डायग्राम में आपको जो ब्लू कलर का फिलामेंट नज़र आ रहा है वो सेंटर में पाया जा रहा है और वो थिक फिलामेंट है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, कि ये ए बैंड की पूरी लेंथ पर पाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ए बैंड की पूरी लेंथ में पाया जा रहा है। उसके बाद थिन फिलामेंट अक्रॉस द आई बैंड, कि ये आई बैंड के अंदर भी पाया जा रहा है, और पार्शली इनटू ए बैंड, मतलब ए बैंड को पूरा ये मुकम्मल नहीं कर रहा बल्कि आधा जो है वो पार्शली आई बैंड के अंदर भी पाया जा रहा है, सॉरी ए बैंड के अंदर। द थिक फिलामेंट विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ मायोसिन, मैंने अभी आपको बताया कि थिक फिलामेंट मायोसिन टेल से मिलकर बना है। ईच मायोसिन हैज़ अ टेल टर्मिनेटिंग इनटू ग्लोबुलर हेड। The thin filaments are composed of actin molecule twisting around the two chains or two strands of another protein called tropomyosin, ठीक है, कि एक्टिन के अराउंड जो है वो ट्रोपोमायोसिन बाइंड की होती है, और उसके बाद एक और प्रोटीन आती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रोपोनिन, जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। एक पॉलीपेप्टाइड एक्टिन से बाइंड कर जाती है, सेकंड ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है, और थर्ड ने कैल्शियम से बाइंड करना है, और कैल्शियम कहाँ से आएगा उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, बेसिकली यही वो मॉडल है जो कि हमारी मसल्स की कंट्रैक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये फिलामेंट मॉडल हमें क्या कहता है कि मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, थिक और थिन फिलामेंट्स अंडरगो शिफ्टिंग, मींस के जैसे ही मसल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो थिक और थिन फिलामेंट आपस में शिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सपोज़ ये हमारा थिन फिलामेंट्स हैं इस तरह से, ठीक है, ये थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया था कि यहाँ सेंटर में आपके थिक फिलामेंट है, पीछे डायग्राम जो हमने भी देखी थी। तो बेसिकली इनके दरमियान का जो फासला है वो ख़त्म हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होकर एक दूसरे पर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक हो गया, ये रहा हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखें, व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट द थिन एंड थिक फिलामेंट अंडरगो शिफ्टिंग, द आई बैंड रिड्यूसेस इन लेंथ। ओबियसली जब थिक और थिन फिलामेंट कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो आई बैंड की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। क्यों शॉर्ट हो जाएगी? क्योंकि जी लाइन एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी and Z line gets closer. According to this model, the thin filament thin filament slide करता है pass the thick one so that actin and myosin filament overlap to greater degree. ठीक है, कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं, आई बैंड शॉर्ट हो जाता है, जी लाइन क्लोज हो जाती है, एच जोन कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। क्योंकि ओबियसली जब जो आई बैंड और ए बैंड जो इस तरह से पाए जा रहे थे, अब उनके दरमियान फासला ही ख़त्म हो जाता है। अब वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर चुके होते हैं, तो दरमियान में जो एच जोन था वो अब कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। इन दिस प्रोसेस रैचेट मैकेनिज़्म, रैचेट मतलब आप कह सकते हैं एक दंदानी की तरह का मैकेनिज़्म है, जिसमें ग्लोबुलर हेड जो है वो जो जिसे हमने कहा था मायोसिन के जो ग्लोबुलर हेड हैं वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं। किसकी? मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर पाई जा रही थी। द प्रोजेक्शन और हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स आर अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट एट अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। मैंने आपको पीछे दिखाई भी थी कि बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं। तो बेसिकली मायोसिन के जो हेड हैं वो बाइंडिंग साइट्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं। दिस फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो मैंने आपको बताया था कि हेड्स को हम क्रॉस ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेसिकली मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ जाकर अटैच होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा हमें। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है, ये आपको नज़र आ रहे हैं आई बैंड, यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है बेसिकली, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये थिन फिलामेंट्स हैं, और जो सेंटर में आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये आपके थिक फिलामेंट है, जिसे हमने मायोसिन फिलामेंट कहा हुआ है। और जो थिन फिलामेंट ब्लू कलर के हैं वो बेसिकली एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, जिसके अंदर एक्टिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है और ट्रोपोनिन भी है। सेंटर में आपको एच जोन नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थिन फिलामेंट्स मौजूद नहीं हैं। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो मायोसिन के हेड्स होते हैं वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। किसके ऊपर? जो कि थिन फिलामेंट्स के ऊपर मौजूद है। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये कम्प्लीटली स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, मतलब यहाँ का भी थिन फिलामेंट एक इधर आना शुरू हो जाता है और यहाँ का भी थिन फिलामेंट्स इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जो दरमियान का फासला है ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और बेसिकली ये जो थिन फिलामेंट है ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेता है थिक फिलामेंट के ऊपर और एच जोन कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है।
क्लियर हो गया, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि आई बैंड की लेंथ अब कम हो गई है। पहले ज़्यादा थी आई बैंड की लेंथ, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक रह चुकी है। इट मीन्स कि अब आई बैंड भी कम हो चुका है, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ चुकी हैं, एच जोन कम्प्लीटली डिसअपेयर हो चुका है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखें थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है। ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। ये आपका एक्टिन का फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट जिसे हमने थिन फिलामेंट्स कहा था, थिन फिलामेंट जिसके अंदर आपको एक्टिन की चेन नज़र आ रही है। ये ब्लू कलर की आपको ट्रोपोमायोसिन की चेन नज़र आ रही है, और ये ब्लू कलर मज़ीद आपको ट्रोपोनिन का नज़र आ रहा है। और ये जो सेंटर में मौजूद है दैट इज़ मायोसिन फिलामेंट, जिसके अंदर मायोसिन ग्लोबुलर हेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्लोबुलर हेड्स हैं ये एक्टिन चेन के साथ अटैच हो जाते हैं। कहाँ जाकर? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये थिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं। जब खींचते हैं तो यहाँ ये वाली जो थिन फिलामेंट है ये भी इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और इधर वाला भी इधर मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। स्लाइडिंग की वजह से दरमियान का जो फासला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो ये इसका जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, जिसकी बेस पर मसल कंट्रैक्शन होती है। अब बात ये है कि ये मायोसिन के जो हेड हैं ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पर पहले क्यों नहीं अटैच थे? ये सिर्फ तभी क्यों अटैच होते हैं जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है? ये ऑल द टाइम क्यों अटैच नहीं रहते? तो इसकी रीज़न हमने ढूंढनी है। इसकी रीज़न से हमें पता चलेगी जब हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें कि हमारी मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है, तो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन हमारे जो ब्रेन से आती है, मस्कुलर मतलब मसल्स पर आकर वो अटैच होती है और एक जंक्शन बना देती है, एक साइनेप्स बना देती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल फाइबर्स फॉर्म अ मोटर यूनिट। मसल फाइबर मतलब मुकम्मल तौर पर जितने भी एक मसल बंडल के अंदर जितने भी मसल फाइबर होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही जो है वो न्यूरॉन आ रही होती है। सपोज़ ये मोटर न्यूरॉन है जिसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद हैं, जो कि एज अ होल इस पूरे मसल बंडल को एक्टिवेट करेगी। इसके अंदर जितने भी मसल फाइबर्स हैं उन सबको एक्टिवेट करेगी। इसको हम मोटर यूनिट बोलेंगे। द मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट मतलब जहाँ पर ये मोटर नर्व एंड हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मोटर एंड प्लेट स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर। सार्कोलीमा मतलब ये जो हमारी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है उसको हम कह रहे हैं सार्कोलीमा। तो मोटर एंड प्लेट जो है वो सार्कोलीमा के साथ कनेक्शन बनाती है। इट सराउंड्स द टर्मिनल एंड ऑफ द नर्व, कि बेसिकली ये जो सार्कोलीमा है वो मसल फाइबर की नर्व के साथ जो है वो अटैच हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको जो है वो हम कह रहे हैं मोटर एंड प्लेट। यहाँ पर देखें डायग्राम आपको मज़ीद आगे दिखाई जाएगी, उसमें आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब नर्व इम्पल्स नीचे एंड तक आती है, नर्व फाइबर तक पहुँचती है, साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है सपोज़ ये मोटर न्यूरॉन है तो इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन भरा होता है, जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो कि हमारे मसल्स को कंट्रैक्शन करवाने में इन्वॉल्व है, स्टिमुलेट करवाने में इन्वॉल्व है। तो जैसे ही ये जो नर्व इम्पल्स है ये मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन तक पहुँचेगी, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स उसके साथ फ्यूज़ होकर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगी। एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज़ेस थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब वो जो है वो न्यूरॉन को क्रॉस करके मसल्स के अंदर चला जाता है एसिटाइल कोलिन। सार्कोलीमा हैज़ कंडक्टिंग पार्ट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। फिर सपोज़ अगर ये जो है वो हमारी मेम्ब्रेन है किसकी, मसल फाइबर की, जिसे हमने सार्कोलीमा कहा। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होना शुरू होता है तो इस मसल फाइबर के अंदर एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमने टी ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहा। और ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है, जैसे ही ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करता है, नर्व एंडिंग्स और सार्कोलीमा तक पहुंचता है, एसिटाइल कोलिन जो है वो सार्कोलीमा की जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ जाकर बाइंड कर लेता है और उसको जो कि ऑलरेडी पोलराइज होती है, जिसके ऊपर आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करना शुरू करती है सार्कोलीमा के साथ, तो चार्जेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने जब नर्व इम्पल्स पढ़ते हैं तो आप लोगों ने इसकी डिटेल पढ़ी होगी। इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि पहले जो है वो जो है वो पोलराइज थी, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन आता है वो उसको स्टिमुलेट करता है मसल फाइबर को, तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है।
अब क्या होता है सार्कोलीमा और ये जो ऑल्टर्ड पोलैरिटी है, मतलब ये जो तब्दीली आई है पोलैरिटी के अंदर, ये टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी फ़्लो करती है। मतलब अब जो स्टिमुलेशन है वो टी ट्यूब्यूल्स के अंदर चली गई हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो जगह है यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, द ऑल्टर्ड पोलैरिटी ऑफ टी ट्यूब्यूल स्टिमुलेट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जैसे ही जो स्टिमुलेशन मिलेगी टी ट्यूब्यूल्स को, वो मैसेज देगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और वो क्या काम करेंगे, वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर कैल्शियम जो है वो मौजूद होती है। जैसे ही इसके पास मैसेज आता है तो ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कैल्शियम आयन क्या काम करेगी उसको हम देखते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ये देखें, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन आ रही है एक्सोन के थ्रू, ये इसका एक्सोन का टर्मिनल है, और ये आपको जो नज़र आ रही है ये सार्कोलीमा है। ये भी आपको सार्कोलीमा नज़र आ रही है, मतलब ये मसल फाइबर है, पूरा का पूरा मसल फाइबर है। ये उसकी मेम्ब्रेन है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलीमा। इसके दरमियान में आपको कंडक्टिंग पाथ्स भी नज़र आ रहे होंगे, दैट आर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो मैसेज है ये पहुँचता है किसके पास, सार्कोलीमा के पास। उसके अंदर जो है वो थिन और थिक फिलामेंट्स पड़े हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक जो दिखाई गई है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, मतलब न्यूरॉन और मसल्स का आपस में कनेक्शन बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद हैं जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन मौजूद है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल बताई गई है। यहाँ देखें कि साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बना है। क्लेफ्ट मतलब जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान का फासला है, दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, फिर ये जो हमारी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलीमा। इसके दरमियान में टी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मौजूद होंगे, मतलब पूरी मेम्ब्रेन पर ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं। फिर उसके दरमियान ये जो जगह है यहाँ पर आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये जो एसिटाइलकोलिन है ये मैसेज ट्रांसफ़र करता है टी ट्यूब्यूल के पास, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, उसके पास स्टिमुलेशन आ जाती हैं, फिर वो अपनी स्टिमुलेशन ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मैसेज जाता है वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। अब देखें कैल्शियम कहाँ आ चुका है, साइटोसोल में आ चुका है, मतलब मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है जिसे हमने सार्कोप्लाज्म कहा था, वहाँ पर अब कैल्शियम रिलीज़ होकर आ चुका है। कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज़ होकर आएगा वो किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है जिसे हमने थिन फिलामेंट कहा था, उसके अंदर ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होती है जिसका एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड करती है, सेकंड ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करती है, और थर्ड ने कैल्शियम के साथ बाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब ये कैल्शियम आया कहाँ से, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होकर आया है। अब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन क्या करती है कि जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो कि मौजूद थी वो उसको डिस्प्लेस कर देती है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा देती है। जब वो हटती है तो जो हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी अब वो एक्सपोज हो जाएंगी। पहले वो बिल्कुल मास्क हुई थी क्योंकि उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन मौजूद थी, इसीलिए मायोसिन उसके साथ बाइंड नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ आकर बाइंड करती है, वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देती है, अपनी जगह से हटा देती है, जिसकी वजह से जो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं, और फ़ौरन से जो है वो मायोसिन हेड जो है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही वो अटैच होते हैं तो इन दोनों की फिलामेंट्स की जो है वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो ये जो प्रोसेस है ये इस दौरान जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब रिलैक्सेशन का फिनोमेना होता है तब क्या होता है कि दोबारा से ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम को हटा देती है अपनी जगह से, और दोबारा कैल्शियम जो है वो जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोबारा से रिलैक्सेशन का फिनोमेना हो जाएगा। मीन्स कि कैल्शियम अगर दोबारा से रिलीज़ हो जाती है यहाँ से, तो दोबारा से प्रोसेस रिलैक्सेशन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का साइकिल कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी और डिटेल बताई हुई है। देयर इज़ अ मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। आपको पता है कि एक्टिन के मॉलिक्यूल के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं।
प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स दिस साइट, लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है उसने इस प्रोटीन को ब्लॉक किया, उस साइट को ब्लॉक किया होता है। अ रेगुलेटरी प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोनिन इज़ प्रेजेंट, कैल्शियम आइन देन बाइंड विद द ट्रोपोनिन। कौन सा कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हुआ है, अब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन क्या काम करती है, वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देती है, मतलब अपनी जगह से हटा देती है। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होती है, बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं। नाउ मायोसिन फिलामेंट कैन फॉर्म क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। फ़ौरन से क्या होता है कि मायोसिन का जो फिलामेंट है वो एक्टिन मालिक्यूल एक्टिन के साथ जो है वो क्रॉस ब्रिजेस बनाना स्टार्ट कर देता है। इट रिजल्ट्स इन पावर स्ट्रोक ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, रिलैक्सेशन, फ्लोज, कॉन्ट्रैक्शन के। दोबारा से अगर ट्रोपोनिन से कैल्शियम डिस्प्लेस हो जाती है तो दोबारा से रिलैक्सेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलती रहती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने समराइज़ किया है, समरी की है इसकी हमने। तो इसको अगर हम एक जो है वो फ्लो शीट के थ्रू देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नर्व इम्पल्स सबसे पहले आएगी ब्रेन से, मोटर न्यूरॉन आएगी जिसके अंदर जो है वो एसिटाइलकोलिन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स। जैसे ही वो वेजिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है सार्कोलीमा के ऊपर, सार्कोलीमा के अंदर टी ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं, उनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। टी ट्यूब्यूल्स की पोलैरिटी जैसे ही चेंज हो जाती है वो अपना मैसेज एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब जो साथ में ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है इनके, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो अपने कैल्शियम आयन के जो गेट्स हैं उनको ओपन कर देते हैं और कैल्शियम रिलीज़ होना वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम रिलीज़ होती है वो साइटोसोल में जाकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ट्रोपोनिन कहाँ मौजूद है, जो कि थिन फिलामेंट का मॉलिक्यूल है ट्रोपोनिन, उसके साथ जाकर ये बाइंड करना शुरू कर देती है। ठीक है, ट्रोपोनिन का काम क्या है, ट्रोपोनिन डिस्प्लेस करेगी ट्रोपोमायोसिन को। बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन हेड विद बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड विद मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, कि जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस करती है तो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। जैसे ही वो एक्सपोज होना शुरू होंगी तो मायोसिन हेड मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ बाइंड कर जाएंगे और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो हमारे थिन और थिक फिलामेंट है एक दूसरे के पास करेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे कम्प्लीटली और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और अब अगर मसल ने दोबारा से रिलैक्स करना है तब क्या होगा कि ट्रोपोनिन से जो कैल्शियम आकर बाइंड की थी, अब वो दोबारा से कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चली जाएगी, वहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और मसल फाइबर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारे मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी कीजिएगा। तो आपने इसको बुक से भी अच्छे से रीड करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।